मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएमआई संजय सर में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को दबा के आगे की वीडियो को, जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं, आपके पास अपडेट रहें, इसके लिए एक्टिव रहें। आज मैं आपको, चूंकि मेरा चैनल पीसीएम है तो उसमें सी जो है केमिस्ट्री के लिए है, तो आज मैं केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं। और केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए मैं आपको आज तत्वों का वर्गीकरण समझाऊंगा। तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, उससे फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे आई, और फिर उनको कैसे बांटा गया, ये सब चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो तत्वों का वर्गीकरण शुरू करते हैं। प्रारंभ में रसायनज्ञ जो थे, उन्होंने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया था। पहले को धातु कहा गया और दूसरे को अधातु कहा गया। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया, कुछ नए तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म धातु और अधातु में समान रूप से पाए गए। तो फिर ये कंफ्यूजन, ना ये धातु और ना ये अधातु, तो उनकी एक नई श्रेणी बनाई गई। उस श्रेणी को उपधातु कहा गया। यानी अब मेंडलीव की सारणी जो आप देखते हो, उसमें तीन हिस्से दिखेंगे। एक दिखेगा धातु, एक दिखेगा आपको अधातु, और एक उपधातु। उपधातु वो जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हैं। इन तत्वों के वर्गीकरण पे कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी, जिसमें मैं कुछ वैज्ञानिकों की राय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला नाम प्राउड का लूंगा, दूसरा डॉबेराइनर का लूंगा, तीसरा न्यूलैंड का, फिर आप जानते ही हो मेंडलीव हैं, और फिर मेंडलीव के बाद आपके आ जाएंगे मोसले, जो कि 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले मैं प्राउड को समझना चाहूंगा। प्राउड ने कहा, प्राउड की यह परिकल्पना थी कि ये जो तत्व होते हैं, अगर इनके परमाणु भारों के आधार पर देखा जाए तो सभी तत्वों का परमाणु भार जो है वो हाइड्रोजन परमाणु का सरल गुणक है। यानी उनके कहने का यह मतलब था कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से बने हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन परमाणु से नहीं है। इस वजह से प्राउड का नियम विफल हो गया और अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद आए डोबेराइनर। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया। त्रिक तीन तत्वों को लिया और उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा दिया। डोबेराइनर ने कहा कि यदि हम किसी तीन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा देते हैं तो पहला और तीसरे का औसत दूसरे के बराबर होगा। पहला और तीसरे का जो औसत होता है वो दूसरे के बराबर होगा। इसको समझाने के लिए उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया। आप ध्यान से देखें, लिथियम 7, सोडियम को मैं नहीं बताता हूं, और पोटेशियम को 39, यानी 39 पोटेशियम और लिथियम हो गया 7। डोबेराइनर के अनुसार जो इसका परमाणु भार होगा इन दोनों के औसत के बराबर होगा। तो गणित में आपने पढ़ा है औसत बराबर योग बटे संख्या। तो अगर इनका औसत निकाला जाए तो देखिए, औसत बराबर पहला 7, दूसरा 39 अपॉन संख्या कितनी है 2, दोनों को जोड़िए तो हो गया आपका 46 अपॉन 2, कटा कितना हो गया 23। बिल्कुल। तो सोडियम जो है उसका परमाणु भार उन्होंने कहा कितना होना चाहिए डोबेराइनर के अनुसार 23, और उन्होंने क्रम बनाया 7, 23, 39। और इसी प्रकार त्रिक नियम को उन्होंने लगाया
और तत्वों को लिया और उनके परमाणु भारों को समझाया, परमाणु भारों को समझाया और परमाणु भारों का औसत निकाल के बीच का निकाल के दिखा दिया। परंतु ये नियम जो है सभी तत्वों के परमाणु भारों पे लागू नहीं हुआ, इसलिए डॉबे-राइनर का जो त्रिक नियम था वो भी विधि संगत नहीं माना गया। अब इसके बाद जो नए रसायनज्ञ आए वो न्यूलैंड है। न्यूलैंड जो थे उन्होंने अष्टक नियम दिया। 1863 में न्यूलैंड ने अपना एक नया नियम दिया जिसके अनुसार न्यूलैंड का, मैंने आपको बताया कि न्यूलैंड ने 1863 में अपना एक अष्टक नियम दिया। उस अष्टक नियम को उन्होंने संगीत के स्वरों पे सजा दिया और बताया कि यदि परमाणु भारों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान होगा। जैसे संगीत की ध्वनि में, ध्यान से देखिए आप, संगीत की ध्वनि में आप लिखते हो सा रे गा मा पा धा नी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद फिर से सा लौट के आ जाएगा, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, यानी बार बार सा लौटेगा हर 8वां। उसी प्रकार न्यूलैंड ने भी समझाया कि इस प्रकार अगर हम सजा दें ली बे बक बकनॉफ, ये देखिए ली बे बकनॉफ, ली बे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपने देखा 3 4 5 6 7 8 9, तो ली बे बकनॉफ, नी जो है वो चला जाएगा आपका शून्य के रूप में, फिर नामक अलसी, ना मग अल सी पस कल सी कंडीशन। तो न्यूलैंड ने बताया कि लिथियम जो है अपने 8वें तत्व के समान गुण रखेगा। जैसे लिथियम 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8वां, यानी लिथियम और सोडियम इनका गुण एक समान होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्युमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, देखिए इन सबके गुण एक समान होंगे। हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा। यह न्यूलैंड का अष्टक नियम था और इन्होंने इसको परमाणु भारों के आधार पर समझाया था। लेकिन न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था कुछ हद तक तो सही था, लेकिन जैसे कैल्शियम के ऊपर जाते हैं तो ये नियम जो है अमान्य हो जाता है। कैल्शियम के ऊपर जाने पे ये विधि संगत नहीं लगता है, इसीलिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो भी आवर्त सारणी की दृष्टि से सही नहीं है। तो इस प्रकार आपने प्राउड देखा, डॉबे-राइनर देखा और न्यूलैंड देखा। मैंने आपको न्यूलैंड का नियम बताया, न्यूलैंड आपने देखा। अब मैं आपको मुख्यकर्ता मेंडलीफ के बारे में बताना चाहता हूँ। 1869 में रूसी वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों के 63 तत्वों के आधार पे अपना एक परिकल्पना प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी उनके कहने का यह मतलब था कि एक निश्चित अंतराल बाद समान गुण वाले तत्व उपस्थित होंगे। जैसे न्यूलैंड ने कहा कि 8 के बाद भाई फिर मिल जाएगा, 7 के बाद फिर 8वां मिल जाएगा समान। उसी प्रकार मेंडलीफ ने भी कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः उस गुण के तत्व पाए जाएंगे। तो उस समय के 63 तत्वों के उन्होंने जब व्याख्यात किया तो उसके लिए उन्होंने 8 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई जिसको उन्होंने समूह कहा और 7 क्षैतिज रेखाएं बनाई जिसको उन्होंने आवर्त कहा। उसके बाद जैसे आपने देखा ये तो आधुनिक है,
उसमें भी जो 63 बनाया गया था वो कुछ इस तरह 7 आवर्त थे और 8 समूह थे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी। इसको उन्होंने उस क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भारों के बढ़ता क्रम। पहला कम परमाणु भार, उससे अधिक परमाणु भार, उससे अधिक परमाणु भार, इस प्रकार उन्होंने व्यवस्थित किया। और उन्होंने एक चीज और बताई कि समान गुण वाले जो तत्व हैं वो एक ही समूह में रखे जाए, उनकी व्यवस्था एक जगह है, और उसके बाद उनके बीच बीच में गैप रखा जाए, रिक्त स्थान दिया जाए, ताकि भविष्य में यदि कभी नए तत्व पाए जाएं तो उनको बीच में व्यवस्थित किया जाए। और हुआ भी ऐसा। मेंडलीव की यह भविष्यवाणी सही थी। 63 तत्वों के बाद बहुत से तत्व खोजे गए और उनको बीच में स्थान दिया गया। तो ये थी मेंडलीव की पुरानी सारणी, और उससे हमें क्या फायदा मिला। मेंडलीव ने जो दिया हमें 1869 में, उससे हमें फायदा क्या मिला? उससे हमें यह फायदा मिला कि सभी परमाणु भारों को क्रमबद्ध कर दिया गया। एक निश्चित अंतराल पे हमें पता चल गया कि इसके बाद ये आता है। दूसरा चीज हमें यह फायदा मिला कि नए तत्वों की खोज होने लगी, क्योंकि अगर जगह रिक्त थी उसको भरने के लिए रसायनज्ञों ने नए तत्वों की खोज शुरू कर दी। तो इस प्रकार मेंडलीव की सारणी से हमें बहुत से फायदे मिले, परंतु उसमें कुछ दोष हुआ जिसकी वजह से नई सारणी प्रस्तुत की गई। अब दोष क्या थे? मेंडलीव ने जब अपनी व्यवस्था बताई तो उसमें हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया। वो समझ में नहीं आया कि वो क्षार में है कि ऑक्साइडों में है, ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं की, इसलिए ये उनकी एक कमी रह गई कि हाइड्रोजन को उन्होंने स्थान दिया। दूसरी बात, परमाणु भार जो उन्होंने व्यवस्थित किया था, उन परमाणु भारों में जब परिवर्तन होने लगा तो वो सारणी कार्य नहीं कर रही थी। जैसे उन्होंने जिसका परमाणु भार बनाया फिर दूसरे का बनाया, तो फिर भविष्य में जब खोजा गया तो पता चला कि जो बाद का परमाणु भार है वो पहले वाले परमाणु भार से अधिक लेके बैठा है, तो क्रम अव्यवस्थित हो गया। और जैसे मेंडलीव ने टेलुरियम को और आयोडीन को समझाया, तो उन्होंने टेलुरियम को पहले रखा, टेलुरियम को पहले रखा और आयोडीन को पीछे रखा। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से टेलुरियम का परमाणु भार था 125 और आयोडीन का परमाणु भार था 127। उनके हिसाब से सही था, कम से ज्यादा उन्होंने किया। लेकिन बाद में जब खोजा गया तो इनके परमाणु भारों में अंतर पाया गया। अब टेलुरियम का जो परमाणु भार था वो आधुनिक खोजों के आधार, तो मेंडलीव ने परमाणु भार जो ज्ञात किया उसके आधार पर टेलुरियम 125 और आयोडीन 127 हो गया। लेकिन बाद में जब परमाणु भारों की खोज हुई, वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया, तो ये टेलुरियम जो था वो पहुंच गया आपका 127.6 पे। उन्होंने ज्ञात किया 125, हो गया 127.6, और आयोडीन जो उन्होंने 127 ज्ञात किया था वो हो गया 126.9। अब ध्यान से देखें, उन्होंने कहा टेलुरियम बड़ा है, छोटा है और आयोडीन बड़ा है, परंतु बाद की खोजों से ज्ञात हुआ कि टेलुरियम बड़ा है और आयोडीन छोटा है। तो क्रम की व्यवस्था गड़बड़ हो गई। उन्होंने आयोडीन टेलुरियम को पहले कहा और नियम के हिसाब से किसको पहला होना चाहिए? आयोडीन को। तो इस प्रकार मेंडलीव की जो सारणी थी उसकी व्यवस्था जो थी वो अस्त व्यस्त होने लगी। परमाणु भार जब नए ज्ञात होने लगे तो नंबरों में परिवर्तन होने लगा। दूसरी बात, उन्होंने समस्थानिक और संभारिक को भी ढंग से स्थान नहीं दिया। समस्थानिक कहाँ व्यवस्थित किए जाए और संभारिक कहाँ किए जाए, ये भी व्यवस्था उनके जिम्मे नहीं थी। तो कुछ दोषों के बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और इसके बाद आपके सामने आ गए मोसले। मोसले ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि तत्वों का मौलिक गुण परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक। क्यों? क्योंकि जब रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हो गई तो यह तो क्लियर हो गया कि परमाणुओं का जो क्रम है वो अव्यवस्थित था। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज होने के बाद मेंडलीव की सारणी को परमाणु क्रमांक पे सजाना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए मोसले है और मोसले ने
इसी मेंडलीव की सारणी में संशोधन करना शुरू किया और उन्होंने परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में प्रस्तुत की और उस आधार पे नई आवर्त सारणी आपके सामने उपस्थित है। चूंकि मैं अब आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं, मोस्टली की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम व्यवस्थित किया गया। परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम हुआ और उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। 4 ग्रुप बनाया गया। पहला ग्रुप था S, फिर P, फिर D और फिर F, SPDF। इस प्रकार 4 आपके समूह बनाए गए और चारों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया। ये जो पहली 2 लाइनें थी वो S ग्रुप में, यहां की जो लाइनें थी उसको उन्होंने डाला P ग्रुप में। ये आपका हो गया S और ये चला गया आपका P। इन दोनों के बीच में आ गया आपका D। खूब ध्यान से समझिए इस चीज को। S P D और 2 के बीच में है ना, तो ये संक्रमण तत्व हो गए। तो S P D और यहां चला गया आपका F, S P D F। अब ध्यान से इस चीज को समझे कि S जो है वो बताइए कितने लेके बैठा है समूह, 1 2। तो S में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 या 2। S में अधिक से अधिक 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा जाता है S1 या फिर S2। P में चलते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो P को आप देख रहे हो तो P को किया जाता है 1 से लेके 6 तक। तो आप देख रहे हैं कि S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 या 2 लिख सकते हैं। P में देखिए 1 से 6 और आप चलो D पे चलते हो तो D को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका D जो है वो अधिक से अधिक 1 से 10 तक जाता है। बचता है अंतिम में कौन, F। F को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 से लेके 14। सिंपल। इसीलिए कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो होगा अंतिम 1s2, ये लास्ट होता है S का सबसे। जैसे P6 है तो ये लास्ट P6 होगा, 6 के P के ऊपर P में 6 से अधिक नहीं होगा। फिर आपका D है तो D में अधिक से अधिक 10 हो सकता है और F में अधिक से अधिक आप 14 लिख सकते हैं। इसको कैसे व्यवस्थित किया वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये जो पहला समूह जो है, जो S है, मैं आपको बाद में SPDF ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा, कैसे S ब्लॉक क्या है, P क्या है, D क्या है, F क्या है। लेकिन फिलहाल आज मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो सिर्फ इस सारणी के विषय में ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे तत्वों का वर्गीकरण ही आज करना है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये आपका होता है फर्स्ट ए और इसके बगल में जाता है सेकेंड ए सीधे चलेगा। आपका सेकेंड ए के बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और इसके बाद आता है आपका शून्य ग्रुप। देखिए एस ब्लॉक फर्स्ट ए सेकेंड ए और पी ब्लॉक हो गया आपका थर्ड ए से लेके शून्य तक। इसके बाद बी ग्रुप आ जाता है। देखिए ए शब्द है, अब बी आया तो थर्ड बी से यहां शुरू करते हैं हम लोग। देखिए थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ध्यान से देखते रहे। फिर देखिए सिक्स्थ बी, फिर चले आप सेवेंथ बी। अब आप चार्ट को देख रहे हो, सेवेंथ के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सेवेंथ के बाद कुछ नहीं है, तो जो तीन जो उसके बाद जो व्यवस्था है, रेखाएं हैं 1 2 3, ये सब आपके आ जाते हैं एट्थ ग्रुप में। और आपके पास अभी क्या बच गया, फर्स्ट बी बचा और आपके पास कौन बचा, सेकेंड बी बचा। इस प्रकार आप देख रहे हो कि 1 से लेके
7 तक जो है वो आपको 2 उपवर्ग में बांटा गया है। फर्स्ट है फर्स्ट बी, सेकेंड है सेकेंड बी, थर्ड है थर्ड बी, फोर्थ है फोर्थ बी, फिफ्थ है फिफ्थ बी, सिक्स्थ है सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी। लेकिन 8वां जो है वो 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं लेके बैठा है, 1 2 3। तो 7 गुणे 2 बराबर 14 और 8 में हो गया 3 और 1 हो गया 0। तो 14 3 17, 17 और 1 18। इस प्रकार देखिए 18 ऊर्ध्वाधर रेखाएं बना दी गई। और आवर्तों की संख्या जो है वो है 7, वो है 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपके आवर्त हो जा रहे हैं। और इस प्रकार मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो विस्तृत रूप से व्याख्यात की गई है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 1 से लेके 7 तक ये हमारे वर्ग बने। फिर आपने देखा एक 8वां वर्ग बना और फिर आपने देखा एक 0 वर्ग बना। तो 7 ये, एक 8 और एक 9। तो हमारे वर्गों की संख्या हो गई 9। तो नई जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 9 वर्ग बनाए गए हैं और 7 आवर्त दिए गए हैं। एसपीडीएफ कैसे होगा मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर किसी को व्यवस्थित किया जाए तो भाई कक्षकों में कितनी संख्या होगी, अधिकतम किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा नियम बोरबरी का है। बोरबरी का जो नियम है बोर्स का वो है 2n²। क्या है? 2n²। जहां n बराबर कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। इससे आप आराम से किसी भी कक्षा की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस सब का विस्तृत जानकारी मैं अपने अगले एपिसोड में दूंगा कि बोरबरी के नियम को कैसे पालन करना है, एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, पी ब्लॉक में कौन से तत्व आएंगे और क्या गुण होंगे, डी क्या है, एक्टिनाइड क्या है, लैंथेनाइड क्या है, ये सब चीजें मैं अगले अपने एपिसोड में दूंगा। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि तत्वों का वर्गीकरण किया गया, पहले धातु, अधातु और उसके बाद में जाके उपधातु। इनको मिला के कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया। प्राउड, डॉबेनाइडर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मोसले ने जो 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी उसको प्रस्तुत किया गया। उसके आधार पर आवर्त सारणी को विधि मान्य माना गया। इसमें आपने देखा 9 वर्ग बनाए गए और 7 आवर्त दिए गए। 9 वर्गों की संख्या कैसे है? 1 से 7 तक। इन सबके अपने उपवर्ग हैं। 1 से 7 तक आपने देखा 1A तो 2A तो 3A तो सबका A और फिर सबका B भी है, 1B 2B 3B। तो इस प्रकार 7 वर्ग और उनके उपवर्ग बनाए गए। 8वां वर्ग बना जिसमें 3 रेखाएं ऊर्ध्वाधर ली गई, ये 8वां हो गया। और उसके बाद एक 0 वर्ग बना। तो सबको जोड़ने पर मैंने देखा कि 9 वर्ग आपके सामने कैसे हुए वो मैंने बताया। 7 आवर्त कैसे हुए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं, ये सब मैंने खानों के हिसाब से आपको समझा दिया। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको एस ब्लॉक दूंगा। उसके लिए आप मेरा इंतजार करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद।